वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। सांख्यिकी को लेकर हमारे बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली 6 नंबर का प्रश्न आता ही आता है और इस 6 नंबर के प्रश्न में हमसे सिर्फ 3 ही बातें पूछी जाती है। या तो हमें कहा जाता है माध्य ज्ञात कीजिए, यहां हमें कहा जाता है माध्य ज्ञात कीजिए और यहां हमसे पूछा जाता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों ही चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तीनों को बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं और किस प्रकार से हमें आंसर देना चाहिए ताकि आपको मिले पूरे 6 में से 6 अंक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और सीखते हैं कि किस प्रकार से माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को और ज्ञात करते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे माध्य। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। कौन सी 3 विधियां? सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद हमें मिलता है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कल्पित माध्य मानकर हमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड। और इस अज्यूम्ड मीन मेथड का ही एक पार्ट है स्टेप डिवीजन मेथड। तो मोस्टली हमसे सवाल जब पूछा जाता है तो 2 प्रकार से हमारा माध्य ज्ञात करने का सवाल आ सकता है। वो 2 प्रकार कौन से हैं? या तो आपसे यूं कहा जाए कि निम्न बारंबारता बंटन सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। यहां आपको किसी भी विधि के लिए पाबंद नहीं किया है, तो आप यहां कोई सी भी विधि यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कर दीजिए और आप चाहें तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर दीजिए। आज हम दोनों ही विधियों से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रत्यक्ष विधि। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो एक काम तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। क्या करना है कि माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो x यानी कि मध्यमान हमें ज्ञात करना ही होगा, यानी हमें x तो फाइंड करना ही होता है। अब क्यों करना होता है इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूं। देखिए माध्य ज्ञात करने की हमने 2 विधियां देखी। एक प्रत्यक्ष विधि जिसमें माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इसमें आपको x चाहिए होगा, इसलिए आपको x निकालना ही होगा। और हमारी माध्य ज्ञात करने की जो कल्पित विधि है, यानी कल्पित माध्य मानकर हम माध्य ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा f। और ये जो u है वो u ज्ञात किया जाता है x माइनस a अपॉन h से, यानी कि हमें इस x की आवश्यकता पड़ने ही वाली है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, एक कॉलम बनाइए और x ज्ञात कीजिए। x क्या होता है? x होता है मध्यमान। जब भी आप माध्य ज्ञात करेंगे तो मध्यमान तो आपको निकालना ही होगा। तो देखिए ये मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। मध्यमान ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मध्यमान केवल देखकर बता सकते हैं, मतलब कॉमन सेंस आपकी सोच और समझ पर आधारित है कि मध्यमान मतलब 0 और 10, यानी इस वर्ग के मध्य का मान, यानी बीच का मान। तो आप बताइए 0 और 10 के बीच में कौन सा मान आएगा? स्पष्ट आपको दिख रहा है 0 और 10 के बीच में 5 आएगा। जी हां, 0 और 10 के बीच में 5 आएगा, आपको ऐसे भी दिख रहा है। और आप 10 और 20 के बीच में देखना चाहेंगे तो क्या आएगा? 10 और 20 के बीच में क्या आएगा? 15। क्लियर है? तो इस तरह से आप एक तो कॉमन सेंस से देख सकते हैं और दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको नहीं दिख रहा है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, इन दोनों मानों को, यानी कि इस 0 को और इस 10 को, यानी जिनका मध्यमान निकालना है, 0 और 10 का मध्यमान निकालना है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें 2 का भाग दे दीजिए, आपको मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। देखिए 0 में 10 जोड़ूंगा तो 10 बटे 2, यानी कि आपको कितना मिल गया? 5। वही 5 हमने यहां लिखा है। अगर आप आगे का भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। आप 10 में 20 जोड़िए। अगर मैं 10 में 20 जोड़ूं और फिर दे दूं 2 का भाग तो मुझे मध्यमान मिल जाएगा। देखिए क्या आएगा? 10 में 20 जोड़ा तो मुझे मिला 30 और 30 में 2 का भाग दिया तो क्या मिला? 15। हमने देखा था ना 15। तो इस तरह से आप मध्यमान ज्ञात कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो कॉमन सेंस लगाकर और दूसरा इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने के बाद आपको मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि यदि इन सभी का वर्ग अंतराल समान है, वर्ग अंतराल जिसे आप क्लास इंटरवल कहते हैं, h कह दीजिए चाहे i कह दीजिए, दोनों से ही प्रदर्शित किया जाता है,
तो यहां इनका वर्ग अंतराल कितना है, इनके बीच में भी 10 का अंतर है, इनके बीच में भी 10 का है, इनके बीच में भी 10 का है और इनके बीच में भी 10 का अंतर है। आप इस वर्ग अंतराल को यहां जोड़ दीजिए तो आपको सभी x के मान प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, वर्ग अंतराल सबके बीच में 10 है तो 10 को इसमें जोड़कर आप सभी x प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15। जैसा कि आपने देखा, अगर आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो भी 15 आ रहा है और अगर आप इस तरीके से निकाल रहे हैं तो भी 15 आ रहा है। सवाल ये उठता है हमें कौन सा इजी लग रहा है वही कीजिए। तो चलिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मैं इस 5 में 10 जोड़ के 15 प्राप्त करूं, 15 में 10 जोड़ के 25 प्राप्त करूं, 25 में 10 जोड़ के 35 प्राप्त करूं और 35 में 10 जोड़ के 45 प्राप्त करूं। इस तरह से मैंने सभी x के मान प्राप्त कर लिए और आप भी कर लीजिए। तो देख लीजिए 40 और 50 के बीच में 45 आता है, सारे मान आपको बिल्कुल सही प्राप्त होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें जो भी करना होता है वो हमारा फॉर्मूला बताता है। फॉर्मूला ये कह रहा है कि आपको fx चाहिए, तो f आपके पास है, x आपके पास है। fx का मतलब क्या है, आप गणित में जानते हैं कि fx का मतलब होता है f इंटू एक्स, यानी हमें f इंटू एक्स करना है। आप यहां से याद रख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला आपको बता रहा है आपको क्या प्राप्त करना है, वरना आप सीधा ध्यान दीजिए कि प्रत्यक्ष विधि में आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, f गुणा x। तो आप इनको गुणा करेंगे तो आपको fx मिल जाएगा। तो लीजिए 4 को 5 से गुणा कीजिए, ये रहा f और ये रहा x। आप इन दोनों को गुणा करके यहां लिखेंगे, 4 पंजे 20, ये लीजिए मैंने गुणा कर दिया। अब आप इन दोनों को गुणा कीजिए, तो 15 को और 28 को आप गुणा कीजिए तो आपको क्या मिलता है, तो 15 अट्ठे 120 का 0 हासिल 12 और 15 दूनी 30, 30 और 12 42, 420। इस प्रकार से आप इनको गुणा करके fx प्राप्त कर सकते हैं। अब आप 25 को और 42 को गुणा कीजिए, तो 25 दूनी 50 का तो 0 हासिल 5 और 25 चौक 100 और 5 105। देखिए ये जब हम लिख रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इकाई का अंक एक सिद्ध में आए और दहाई का अंक एक सिद्ध में आए, तो इससे हमें जब इनको हम ऐड करेंगे तो आसानी रहेगी। फिर आप कीजिए 35 को 20 से गुना, तो देखिए 35 दूनी 70 और 0 यानी कि 700, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और अब आप 45 को 6 से गुना कर दीजिए या फिर 6 को 45 से गुना कर दीजिए, जैसे आपको इजी लगे। तो 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। इस तरह से आपने fx के मान प्राप्त कर लिए। अब ये fx के मान जब आपको मिल गए तो आपको क्या चाहिए, आपका फॉर्मूला अगर आपको याद है, देखो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, और फॉर्मूला अगर याद है तो वो फॉर्मूला खुद कहेगा कि मुझे क्या चाहिए। यानी fx आपने निकाल लिया तो fx का सिग्मा चाहिए, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है योग। हमने यहां पहले से लिख रखा है, सिग्मा का मतलब होता है योग। तो अगर आप f को जोड़ देंगे तो सिग्मा f प्राप्त हो जाएगा, और fx को जोड़ देंगे तो सिग्मा fx प्राप्त हो जाएगा। और आपको आपके सूत्र में ये दोनों ही चीजें चाहिए, सिग्मा fx भी चाहिए और सिग्मा f भी चाहिए। तो चलिए हम f को भी जोड़ते हैं और fx को भी जोड़ते हैं। तो यहाँ f को जोड़ने पर हमें सिग्मा f मिलने वाला है, तो जोड़ दीजिए। 4 और 8 12, 13 14, 14 और 6 20 का 0 हासिल 2 और 2 4, 4 8, 2 10। इस तरह से मुझे सिग्मा f मिला 100। आप टोटल कर लीजिए, सिग्मा f आपके पास आ जाएगा। और जब इनका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, सिग्मा fx। हमें यहां मिलने वाला है सिग्मा fx, और वो क्या होगा टोटल करके देखते हैं। 0 0 0 0 0, तो सबसे पहले तो मैं लिख दूं 0। उसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है, 2 और 2 4, 5 और 4 9 और 9 और 7 16 का 6, फिर हासिल 1, तो 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 और 1 2। इस तरह से इन सबको जोड़ने पर मुझे 2460 मिला। और जब ये 2460 मिल गया तो अब आप आपका समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। मैं इन चीजों को कर देता हूं इरेज, ताकि मेरे पास हो जाए जगह। और अभी हम केवल प्रत्यक्ष विधि सीख रहे हैं, इसलिए केवल प्रत्यक्ष विधि का सूत्र ही चाहिए, और वो हमने यहां लिख रखा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये 2 नए कॉलम बनाने हैं। काम सिर्फ आपके कितने हुए, मध्यमान ज्ञात किया, f को x से गुणा करके fx ज्ञात किया, और सिग्मा fx आपको fx को जोड़ने पर मिलेगा और f को जोड़ने पर सिग्मा f मिलेगा। और हमारे सूत्र की डिमांड भी यही है। हमारा सूत्र केवल हमसे यही पूछ रहा है कि सिग्मा fx और सिग्मा f ले आइए, उनका अनुपात जो है वही आपका समांतर माध्य होगा। तो
तो लीजिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं और समांतर माध्य निकाल लेते हैं। सिग्मा fx का मान हमने यहां प्राप्त किया 2460। तो लीजिए 2460 लिख दिया, बटे में है आपका सिग्मा f, तो सिग्मा f का मान मैं यहां लिख दूंगा जो कितना है 100। तो ये लीजिए, ये मैंने 100 लिखा। अब मुझे क्या करना है, x बार प्राप्त करने के लिए इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करना बहुत आसान है। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और एक जीरो है उसका मैं भाग दूंगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, अर्थात मुझे मिल रहा है 24.6, जो कि मेरा समांतर माध्य है। इस तरह से प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो जब भी आपको आसानी से सॉल्व करना है, आप प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कीजिए, और कल्पित माध्य विधि इससे मुश्किल है या आसान है, ये तो आपको सॉल्व करने पर पता लगेगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कल्पित माध्य विधि से अगर आपको माध्य ज्ञात करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। इसको करते हैं इरेज और चलते हैं कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए भी हमें कल्पित माध्य विधि का सूत्र चाहिए, और कल्पित माध्य विधि के अंतर्गत दो विधियां हैं। वो दो विधियां कौन कौन सी है, जरा ध्यान दीजिए। एक तो मैंने कहा अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी x बार ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। एक फॉर्मूला तो हम ये लगाते हैं, और एक फॉर्मूला हम लगाते हैं a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। देखिए दोनों ही विधियां कल्पित माध्य विधि पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमने जो ये a यूज किया है वो कल्पित माध्य है, और इसमें भी जो हमने a यूज किया है वो कल्पित माध्य है। यानी कल्पित माध्य विधि से हम दो प्रकार से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब ये दोनों प्रकार कब और किस प्रकार से यूज किए जाते हैं वो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए सिग्मा एफ डी, यानी कि हम d का, d यहां पर क्या होता है, विचलन होता है, यानी d हम ज्ञात करते हैं x माइनस a, और इस प्रकार से हम विचलन ज्ञात करेंगे। विचलन मतलब हमारे कल्पित माध्य और जो x के मान है उन सभी का जो डिफरेंस होता है वो हमारा विचलन होता है। तो ये विचलन ज्ञात करके हम यहाँ माध्य ज्ञात करते हैं। अब ये आपकी जो प्रत्यक्ष विधि है उससे थोड़ा आसान होता है। कब आसान होता है? प्रत्यक्ष विधि आसान होती है, ये आसान होता है। जरा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमें इस f और x के मान छोटे प्राप्त होते हैं तो हमारी प्रत्यक्ष विधि सबसे बेस्ट है, और अगर ये मान थोड़े बड़े प्राप्त होते हैं तो फिर हमारी कल्पित माध्य विधि सबसे बेस्ट है। और कल्पित माध्य विधि में भी हमारी जो ये स्टेप डिवीजन मेथड है, पद विचलन विधि है या फिर पग विचलन विधि भी इसे कह दिया जाता है, ये बहुत इजी है। देखिए कैसे, मैं आपको दोनों ही चीजें स्पष्ट करने वाला हूं। यहां भी कल्पित माध्य है, यहां भी कल्पित माध्य है, इसलिए दोनों की दोनों विधियां कल्पित माध्य विधि है। इसलिए आपके दिमाग में ये टेंशन बिल्कुल मत रखिए कि आप इससे करेंगे या इससे करेंगे। आप दोनों में से किसी भी विधि को यूज करके कल्पित माध्य ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको दोनों का ही बता देता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विधि से हम कल्पित माध्य, यानी कि आपका जो अज्यूम्ड मीन मेथड है, पर्टिकुलर जो अज्यूम्ड मीन मेथड है, उसको अगर यूज करते हैं तो किस प्रकार से कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं। आपको इस विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, d चाहिए होगा, और इस d को आप f से गुणा करेंगे तो आपको fd मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं याद रखने के लिए ट्रिक, आपके फॉर्मूले में ही आपको जवाब मिलता है कि आपको कौन कौन से कॉलम यहां चाहिए। रटने की आवश्यकता नहीं है कि कल्पित माध्य में मुझे पहले क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है, फिर क्या निकालना है, रटने की जरूरत नहीं है। हमें जो चीज चाहिए वो हमारा फॉर्मूला हमको बता देता है। हमें a चाहिए जो कि माना जाता है, तो हम वो मान लेंगे। a कहां से माना जाता है? a हमेशा x में से माना जाता है। कल्पित माध्य को हमेशा x में से मान लीजिए। किसको कल्पित माध्य मानेंगे हम? इस x में जो बिल्कुल बीच का मान होगा उसे हम कल्पित माध्य मानते हैं। वैसे ये कोई फिक्स नहीं है कि आप बीच का ही मान माने, लेकिन माना जाता है इसलिए हम भी मान लेते हैं। वरना तो आप किसी को भी कल्पित माध्य मानकर अगर सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही आने वाला है, कहीं कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रचलन में है तो हम भी क्या करते हैं, कल्पित माध्य इन सब में से बीच वाले मान को, जो कि कितना है 25, तो हम 25 को कल्पित माध्य मान लेंगे। और मैं यहाँ लिख देता हूँ माना, क्योंकि जो माना है वो हमें लिखना होगा। माना a बराबर कितना है 25 यानी 25, ये हमने मान लिया। जब a हमने मान लिया तो हमें चाहिए d, क्योंकि d को इस f से गुणा करके हम fd निकाल लेंगे। और d कैसे मिलेगा? x माइनस a से। तो चलिए हम d निकालते हैं, और d आप जानते हैं क्या हो रहा है, x माइनस a।
तो x में से a को माइनस कर दीजिए, आपको d मिल जाएगा। ये रहा x और ये रहा a। 5 में से 25 को माइनस कीजिए, यानी कि 5 माइनस 25 बराबर कितना आया, माइनस का 20। क्लियर है? तो ये लीजिए, मैंने लिखा माइनस का 20। अब आपको यहां क्या करना है, यहां भी आपको वही करना है, x माइनस a, यानी कि 15 माइनस 25। आंसर कितना आया, 10। काहे का, माइनस का, इसलिए यहां भी मैंने माइनस का 10 लिख दिया। क्लियर है? अब आप 25 में से 25 को माइनस कीजिए, यानी कि 25 माइनस 25 बराबर तो 0 आने वाला है, आप जानते हैं, इसलिए हमने यहां लिख दिया 0। और 35 में से 25 माइनस किया तो 10, 45 में से 25 माइनस किया तो 20। बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। देखना अभी जब आपको इसमें और इसमें आपको जो रिलेशन बताएंगे बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिए, जब हमने d निकाल लिया तो अब हमें क्या करना है, fd निकालना है, यानी इस f को और d को गुणा कर देना है, तो fd भी आ जाएगा। सिग्मा f हमारा पहले से निकला हुआ है, a हमको पहले से पता है, दैट्स ऑल, सवाल सॉल्व हो गया। तो चलिए fd निकालते हैं, अर्थात ये रहा f और ये रहा d। तो इस f को और d को हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और गुणा करके fd का मान प्राप्त करेंगे। कैसे, देखिए 4 को 20 से गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, और 0 है तो मैंने लगा दिया माइनस का 80। 28 को 10 से गुणा करना है, तो 28 से कम 28, और 0 है 10 लगा दिया, ये भी माइनस का आएगा। 0 से मैं 42 को, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं आप इन दोनों को गुणा मत कर दीजिएगा, आपको d को और f को गुणा करना है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन से दो कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करना है, वरना ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ गड़बड़ करते हैं, आप मत कीजिएगा। 42 से 0 को गुणा करूंगा तो आपको पता है मुझे 0 मिलने वाला है, और 20 से अगर मैं इस 10 को गुणा करूंगा तो 20 से कम 20 और 1 0, यानी कि 200 मिलने वाला है। और 6 से अगर मैं इसे गुणा करूंगा तो 6 दूनी 12, यानी 120 मुझे यहां मिलने वाला है। ये लीजिए, मैंने ढंग से लिख दिया। तो ये लीजिए, हमने कर दिया गुणा। आसान है ना, कहीं कुछ मुश्किल नहीं है। गुणा करने के बाद आपको इन्हें जोड़ना है, ताकि आपको क्या मिल जाए, सिग्मा fd। तो सिग्मा fd प्राप्त करने के लिए हमें इन्हें जोड़ना होगा, और जोड़ने में आप अपना स्मार्ट वे यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आती होगी। तो देखिए, ये 200 है, ये 280 है, तो 200 ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो मैं यहाँ 200 कैंसिल कर सकता हूं। यहाँ माइनस का 80 बचा, तो ये माइनस का 80, ये माइनस का 80, तो हो गया माइनस का 160। क्लियर? और यहां क्या बच रहा है, प्लस का 120, और इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 40 का माइनस का। क्लियर है? तो मैं यहां लिख सकता हूं इज इक्वल टू -40। बाकी आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, आप दोनों माइनस वालों को अलग अलग, यानी कि एक जगह जोड़ लीजिए। आप यहां देखेंगे तो आपको मिलेगा 360 माइनस का, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको यहां मिला 320 प्लस का, और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस का 40 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिग्मा fd भी प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपके पास सिग्मा fd आ गया, सिग्मा f आ गया और a आ गया, तो करना क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। चलिए निकालते हैं। अब आप यहां देख रहे हैं कि x बार फाइंड करना है, तो x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f। आप फॉर्मूला लिख दीजिए और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है, बस ये लीजिए। a की वैल्यू कितनी है, 25, प्लस सिग्मा fd की वैल्यू कितनी है, -40। ध्यान दीजिए, यहां माइनस है, और सिग्मा f की वैल्यू कितनी है, 100, यानी कि ये मैंने लिख दिया यहां 100। चलिए, जब हमने यहां लिख दिया तो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ये आपका 25 है, दो साइन पास पास आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस मिलने वाला है, तो माइनस का 40/100 कट करेंगे तो 0 से 0 गया, 4/10। 4 में 10 का भाग देने का मतलब आप जानते हैं, पॉइंट लगा दीजिए और कुछ नहीं करना। ये 25, ये माइनस, तो यहां आपका मिला 0.4, और इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 25 में से 0.4 माइनस कीजिए, आपका जवाब आपको मिलेगा 24.6, जो कि आपने पहले भी प्राप्त किया था। यानी आपको समांतर माध्य चाहे आप किसी भी विधि से निकाल लीजिए, वही प्राप्त होता है जो प्रत्यक्ष विधि में प्राप्त हुआ था। ठीक है ना? तो समांतर माध्य निकालने की विधियां अलग अलग है, सूत्र अलग अलग है, लेकिन माध्य थोड़ी ही बदलेगा, माध्य वही रहेगा, चाहे आप किसी भी विधि से निकालिए। फिर इतनी विधियां क्यों पढ़ते हैं हम? इतनी विधियां इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आंकड़ों पर डिपेंड करता है। हमें जो ये आंकड़े दिए जाते हैं, वो आंकड़े किस प्रकार के हैं उन पर डिपेंड किया जाता है कि
सरलतम जो आंकड़े होते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कर लेते हैं। इजी मान है तो थोड़ा सा बड़े मान अगर एक्स और एफ के आपको मिल जाते हैं तो हम कल्पित माध्य विधि को यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट मेथड, यानी कि जो कल्पित माध्य विधि मानकर निकालने का स्टेप डिवीजन मेथड है, पग विचलन विधि है, वो यूज करते हैं। दोनों ही विधियां कल्पित माध्य, ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों में से जो आपको सरल लगे वो आप यूज कर लीजिएगा। तो इस स्टेप डिवीजन मेथड में यानी पद विचलन विधि में हम क्या कर रहे हैं, देखिए कल्पित माध्य सेम रहेगा, केवल ये u बदल रहा है इस d की जगह, यानी d तो हट रहा है और u लग रहा है, बाकी एज इट इज है, साथ में ये h गुना हो रहा है। यहां पर क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि आपको ये जो u निकालना है वो कैसे निकलेगा, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। आपने जो d निकाला था वो x माइनस ए किया था, लेकिन यदि इस x माइनस ए में हमने h का यहां भाग दे दिया तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ले देकर बात बराबर हो गई। एक बार भाग दे दिया और एक बार उसी संख्या से अगर गुना कर दें तो कोई मान परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता है ना। लेकिन ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि आपकी ये विधि और भी सरल हो सके। और ये सरल कैसे होने वाली है आप यहां देखिए, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सरल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप डिवीजन मेथड कल्पित माध्य विधि के अंतर्गत। तो मैं इसको एक बार इरेज कर दूं ताकि आपको कुछ समझ में आए। ये लीजिए मैंने सारा इरेज कर दिया, जरा इसे भी चेंज कर दें क्योंकि यहां हमें निकालना होगा एफ यू और यहां ये डी नहीं, हमें मिलेगा u जो मिलने वाला है अपॉन h करके, x माइनस ए में h का भाग देने पर हमें u मिलने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आसान है या मुश्किल। हम क्या करते हैं कि जब भी आपको ये u निकालना है कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, तो क्या करना है कि जो आपका कल्पित माध्यम आपने माना है उसके सामने जीरो लिख दीजिए, बस सिंपली जीरो, और इसके ऊपर माइनस में गिनती लिख दीजिए, माइनस का 1, माइनस का 2, और आगे अगर और भी कोई नंबर्स होते तो -3, -4 करके हम आगे जा सकते थे। ठीक है, अब जब आपने ऊपर माइनस में गिनती लिख दी तो नीचे प्लस में गिनती लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना है। ये लीजिए प्लस का 1, प्लस का 2, और आगे अगर आवश्यकता हो तो 3, 4, 5 भी आप लिख सकते हैं, अगर आगे कोई नंबर्स और भी आपको दिए हुए हैं तो। चलिए जब आपने ये u लिख दिया तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ यू को, ये f है ये u है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, काहे का माइनस का, 28 से कम 28 माइनस का, 42 को 0 से गुना करूंगा तो 0 मिलेगा, 20 को 1 से गुना करने पर मुझे 20 मिलेगा प्लस का, और 6 दूनी 12। क्या देख रहे हैं आप, अगर आप इस पहली विधि में और यहां देख रहे हैं तो यहां से भी एक एक जीरो कम हो गया और यहां से भी एक एक जीरो कम हो गया। तो कैलकुलेशन आसान हुई कि नहीं हुई, अगर जीरो कम हो गया तो वहां आपको 20 से मल्टीप्लाई करना था, आपको केवल 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, हुआ ना आसान। तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है आपके स्टेप डिवीजन मेथड में। इसलिए कल्पित माध्य विधि जब आपको दी जाती है तो आप इसको यूज करके कर सकते हैं, चाहे इस विधि से कीजिए चाहे फिर इस विधि से। ये फॉर्मूला अभी हम स्टेप डिवीजन का यहां लिखेंगे, चलिए मैं लिख देता हूं, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ये और ये दोनों विधियां एक ही हैं, दोनों ही कल्पित माध्य विधि हैं, इसलिए आप दोनों में से किसी से भी आपका सवाल सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको एफ यू मिल गया तो अब हम सिग्मा एफ यू में इनको जोड़ता हूं और प्राप्त करते हैं। सिंपल, देखिए मैं तो वही काम करूंगा कि ये माइनस का 28 है और ये प्लस का 20 है, तो मेरे पास माइनस का 8 बचा, ये माइनस का 8 मिलकर हो गया माइनस का 16 और ये प्लस का 12 है। सॉल्व करूंगा तो जवाब मुझे मिल रहा है माइनस का 4, और मैं यहां लिख दूंगा -4। तो मैंने योग कर लिया, आपको कैलकुलेशन आती है, आप अपने हिसाब से इनको जोड़ लीजिए, चाहे आप माइनस माइनस वालों को अलग जोड़िए, प्लस वालों को अलग जोड़िए, और फिर माइनस करके आप अपना सिग्मा एफ यू प्राप्त कर लीजिए। जब आपका सिग्मा एफ यू आपको मिल गया तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ये लीजिए एक्स बार इज इक्वल टू ए की जगह में लिखूंगा क्या, 25 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू -4 मैंने लिख दी, बटा सिग्मा एफ आपको पता है 100 है, तो ये लीजिए मैंने ये भी लिख दिया, इंटू एच। एच क्या है, हमारा वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, जो कितना है 10, इन सब के बीच में 10 का अंतर है, इसलिए एच का मान कितना है 10, और यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा। 4 में मुझे 10 का भाग देना है, इससे पहले इस प्लस माइनस को भी सॉल्व करना है। लीजिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 25 प्लस माइनस माइनस, और 4 में 10 का भाग दूंगा तो क्या मिलेगा
0.4 और इसे माइनस करने पर मुझे कितना मिलेगा 24.6। लीजिए हमने हमारा समांतर माध्य प्राप्त कर लिया और फिर से हमारा समांतर माध्य वही प्राप्त होता है। तो देखा आपने, चाहे कोई सी भी विधि यूज कीजिए आप, समांतर माध्य की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 24.6 ही आपको हर बार प्राप्त होता है। फिर ये इतनी सारी विधियां क्यों, ये आपके समझ में आ गया होगा कि जब हमें x और f के मान बड़े प्राप्त होते हैं तो कल्पित माध्य विधि को यूज करना आसान होता है, आसानी से मान निकल जाते हैं। इसलिए हम यहाँ ये सारी विधियां सीखते हैं। कल्पित माध्य विधि में भी आपने 2 विधियां, स्टेप डिवीजन भी सीखी है आपने। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये सारी विधियां हैं। इसलिए आप इन तीनों ही विधियों को सीखिए और जो विधि आपको सबसे सरल लगे उससे आप अपना सवाल सॉल्व कीजिए। यदि आपसे कहा गया है माध्य ज्ञात कीजिए तो आप प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि कोई सी भी यूज कीजिए, और अगर कहा गया है कि कल्पित माध्य विधि से ही कीजिए तो फिर आपको कल्पित माध्य विधि से ही करना होगा। डन। तो ये हुआ हमारा सवाल कंप्लीट, यानी माध्य कंप्लीट। और अब हम सीखते हैं माध्यक ज्ञात करना। लीजिए हमने हमारी टेबल के कॉलम्स को कम कर लिया है। कम क्यों कर लिया, क्योंकि जब आपको माध्य ज्ञात करना था तो आपको मध्यमान x निकालना कंपलसरी था, लेकिन माध्यक में आपको कोई मध्यमान निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहां आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज निकालनी है। वो क्या निकालनी है, वो निकालनी है आपको CF। अब ये CF क्या होती है ये भी मैं समझा दूं। ये होती है संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता जो होती है वो इन सब का योग होती है। कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए इस 4 को आप एज इट इज 4 ही लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, इस 4 में आप इस 28 को जोड़ के लिखेंगे, या यूं कह सकते हैं कि अगली बारंबारता में आपको जो योग प्राप्त हुआ है वो जोड़ के लिख दीजिए। तो 28 और 4 कितने हुए, 32। क्लियर। आप यहां इस इकाई के अंक को एक सिद्ध में लिख दीजिएगा क्योंकि उससे बहुत आसानी रहेगी इनको टोटल करने में। देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस 32 में इस 42 को जोड़ देंगे, यानी इस 42 में अब इस 32 को हम जोड़ के यहां लिख देंगे। तो 2 और 2 तो हो गया हमारा 4, और 4 और 3 हो गया 7। अब आपको जो ये 74 मिला उसे आप इस 20 में जोड़ दीजिए। देखो 74 में 20 जोड़ेंगे तो आपको सिंपल सा 94 प्राप्त हो रहा है, और इस 94 में इस 6 को जोड़ दीजिए, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 100। इस तरह से आपने इन सब का योग प्राप्त कर लिया, और इसी तरह से हम संचयी बारंबारता प्राप्त करते हैं। देखिए इनको हमने जोड़ा तो हमें ये मान प्राप्त हुआ, फिर हमने इनको जोड़ा तो हमें ये प्राप्त हुआ, फिर हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें ये प्राप्त हुआ, और इन दोनों को जोड़ा तो हमें ये प्राप्त हुआ। इस तरह से आप अपनी संचयी बारंबारता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है ना। और जब आपकी CF निकल गई तो आपको फिर कुछ करना ही नहीं है, करना है वो आपके फॉर्मूले को करना है। तो फॉर्मूला आपको याद करना होगा। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए वो फॉर्मूला है ये। आपको निकालना है माध्यक। माध्यक को हम m से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आप या तो m लिख दीजिए या फिर माध्यक लिख दीजिए, और उसके बाद आपको लिखना है L प्लस n/2 माइनस C/F, और इसे मल्टीप्लाई करना है h से। ये आपका माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना होगा, और यही सारे मान आपको यहां से प्राप्त होने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं n/2 की। तो n/2 क्या है, जो आपका n होता है वो आपका सिग्मा f ही होता है। n जो होता है वो आपका सिग्मा f ही होता है। तो आप चाहे यहां सिग्मा f लिखिए या फिर आप n बराबर 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो सिग्मा f है वही आपका n होता है। तो इस n से आप सिंपली n/2 प्राप्त कर सकते हैं। तो n/2 यानी कि n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, तो मैं इस 100 में 2 का भाग दे दूंगा और n/2 की वैल्यू प्राप्त कर लूंगा। n/2 की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 50। अब आपको क्या करना है, आपको इस 50 से ठीक बड़ी, 50 के बराबर भी हो सकती है, 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है कहां है। तो 50 से ठीक बड़ी CF तो CF के कॉलम में मिलेगी, और 50 से ठीक बड़ा मान कौन सा है, ये वाला 74। तो ये जो आपका 74 है इसके संगत जो वर्ग आपको मिल रहा है, यानी ये जो मान है ये आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्लियर।
आपके समझ में आ गया होगा कि n/2 यानी कि 50 इससे ठीक बड़ी CF, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, ठीक बड़ी CF इज इक्वल टू कितनी है 74। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि माध्यक वर्ग क्या होगा, वो हो जाएगा इसके संगत वर्ग 20 से 30। आप इसे यहां लिख सकते हैं। जब आपको माध्यक वर्ग मिल गया तो आपको इन सब की वैल्यू मिल जाएगी। इसके लिए आप यहां लिखिए सूत्र, और सूत्र में मान रख दीजिए, माध्यक आ जाएगा। देखिए मान कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए आप, m की जगह m आएगा। l क्या होता है, l हमारी होती है निम्न सीमा। आप चाहें तो इन मानों को अलग से अपनी कॉपी में यहां नोट कर सकते हैं कि l क्या होगा, n/2 का मान आपको ऊपर पता है, आप लिख लीजिए n/2 बराबर 50 हमें मिला था। इसके बाद में c क्या होगा, और h आपको पता है, पहले भी आपने देखा था, h क्या होता है वर्ग का अंतराल। और यहां हम किस वर्ग का अंतराल देख रहे हैं, स्पेशली माध्यक वर्ग का। तो सभी का जब 10 है तो यहां भी हम देख रहे हैं कि अंतराल 10 है, तो आप माध्यक वर्ग का अंतराल ले लीजिए 10। ठीक, इसके बाद आपका क्या बचा f, तो ये f कौन सा आएगा वो भी हम यहां लिख लेते हैं। तो देखिए n/2 और h तो आपको पता है। l क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये जो हमने माध्यक वर्ग लिया है इसी से आपको l मिलेगा और इसी से आपको h मिलेगा। इनका जो अंतर है वो h है, और जो निम्न सीमा, ये 20 तो इसकी निम्न सीमा है और 30 इसकी उच्च सीमा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो जो लोअर लिमिट है वो l है, वो हम लिख देते हैं कितनी है 20 हमारी निम्न सीमा है। c क्या है, c आपका जो ये माध्यक वर्ग है इससे ठीक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है वो आपका क्या होगा, c होगा। तो लीजिए c की वैल्यू यहां क्या मिल रही है मुझे 32। समझ गए, देख लीजिए माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाली जो संचयी बारंबारता होती है वो c होती है। हमने लिख दिया कि c की वैल्यू 32 है। f इस माध्यक वर्ग की बारंबारता, यह है ना f यानी माध्यक वर्ग वाला f कौन सा है 42, तो f की वैल्यू हो गई 42। अब जब आपके पास ये सारे मान आ गए तो आप इनको सूत्र में रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिए l की जगह मैं क्या लिखूंगा 20 प्लस n/2 की जगह में क्या लिखूंगा 50 माइनस c की जगह में क्या लिखूंगा 32 बटा f की जगह में क्या लिखूंगा 42 और h की जगह 10। अब आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। सिंपली सॉल्व करना आपको आता है, कैलकुलेशन तो देखो आपको आनी ही चाहिए। तो ये है 20 प्लस 50 में से 32 गया तो कितना बचा हमारे पास 18, और ये है 42 और ये है 10। अब आप इसे जैसे चाहें इसको सॉल्व कर लीजिए पहले और फिर बाद में इसे ऐड कर दीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो देखो 6 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर मैं इसे कहूं तो 6 3 18 और ये हो गया 6 7 42। क्लियर है। तो अब मैं यहां देख रहा हूं कि ये तो मिल गया 20 और ये 3 ढाई 30 और ये बटे में 7। क्योंकि इन्हें आगे कैलकुलेट करना, कट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करना होगा 30 में 7 का भाग देना होगा। तो वो भाग देकर आप m का मान प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप 30 में 7 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, लिख दूं 4.285 आपको मिलने वाला है। आपको दशमलव के बाद 2 स्थान तक निकालना है। अगर एक मान बड़ा होता है 5 या 5 से तो हम उसको बढ़ा के लिख देते हैं, इसलिए मैंने जब बड़ा मान आया तो यहां लिख दिया। यानी मुझे वैल्यू मिल गई 24.29। ये मेरा माध्यक आ गया। आप अगर इसकी जगह 24.28 लिखकर भी आ गए हैं तो बेफिक्र रहें, क्योंकि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। करेक्ट वैल्यू तो यही है। तो इस तरह से आप अपना माध्यक ज्ञात कर दीजिए। माध्यक ज्ञात करना भी बहुत आसान है और 6 नंबर आपकी जेब में। चलिए अब हम बहुलक ज्ञात करते हैं, और बहुलक ज्ञात करना भी बहुत आसान है क्योंकि उसके लिए तो CF भी नहीं चाहिए। लीजिए मैंने आपका समय बचाने के लिए यहाँ फॉर्मूला भी पहले से लिख दिया है और टेबल को व्यवस्थित कर लिया है। एक बात का आप ध्यान दीजिए, ये आपको सवाल दिया गया है, आपको बहुलक निकालने के लिए टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस टेबल को आपको लिखना ही नहीं है, यानी टेबल आपके पेपर में दी हुई है, उससे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के सीधा यूज कीजिए। कैसे यूज करेंगे जरा समझिए। बहुलक जब भी हमें ज्ञात करना है तो ना तो हमें मध्यमान निकालना है और ना ही हमें CF निकालनी है। हमें क्या करना है, हमें जो टेबल दी गई है उससे सीधा सॉल्व करना है। तो इस टेबल को आपको कॉपी में बनाने की आवश्यकता नहीं है।
तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे और फॉर्मूला लिखकर उसमें सीधी सीधी वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू में सबसे पहले आपको जो वैल्यूज दी गई हैं जो आपको पता नहीं है वो लिख लेते हैं। देखिए आप यहां कुछ एफ देख रहे हैं, नई चीज तो यही है, बाकी एल और एच दोनों ही पुराने हैं। तो एल और एच आप कहां से प्राप्त करेंगे कि एल आपका बहुलक वर्ग का अंतराल होगा, तो बहुलक वर्ग क्या होगा वो आपको यहां लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं बहुलक वर्ग क्या है, और बहुलक वर्ग का पता कैसे लगेगा वो देखिए आप इन बारंबारताओं को देखिए, और इन बारंबारताओं में जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसका संगत वर्ग ही आपका बहुलक वर्ग होगा। आप यहां देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता 42 है, तो इस 42 का जो संगत वर्ग होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। क्योंकि जब वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी जाती है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं बहुलक निकालने के लिए। अगर अवर्गीकृत बारंबारता सारणी होती तो जिस बारंबारता का मान सर्वाधिक है उसके संगत जो चरराशि का मान होता है वही हमारा बहुलक होता है। लेकिन यहां इसके संगत हमें चरराशि नहीं एक वर्ग मिल रहा है, और इस वर्ग में से मान प्राप्त करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है। इसीलिए हम यहाँ ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब भी हमें वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी जाती है। तो लीजिए 6 नंबर का जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको वर्गीकृत बारंबारता सारणी ही मिलनी है। तो सबसे पहले हमने यहां देखा कि सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है वो आप लिख दीजिए कि सर्वाधिक f इज इक्वल टू 42। इसलिए हम ये कहेंगे कि बहुलक वर्ग, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा वो आप लिख दीजिए। इसलिए बहुलक वर्ग कितना हुआ 42 के संगत 20 से 30, ये जो वर्ग है हमारा वो बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। और जब आपको ये 20 से 30 मान मिल गया तो आप एल एच और इन सबको यहां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एल तो क्या है, एल है हमारी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये होता है हमारा एल। तो एल का मान यहां कितना है 20 हमने लिख दिया। उसके बाद आपका एच, एच कितना है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, वो हो गया हमारा एच। और अब आपके ये जो बच रहे हैं F1 है F0 है F2 है, तो देखिए उनको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल है कि आपकी जो सर्वाधिक बारंबारता है उसके सामने आप F1 लिख दीजिए पेंसिल से, पेपर में लिख रहे हैं आप पेंसिल से लिख दीजिए F1 और इसके पहले F0 और F1 के बाद में लिख दीजिए F2। सिंपल काउंटिंग, 0 के बाद 1 आता है 1 के बाद 2 आता है। 1 कहां लिखना है जो सर्वाधिक बारंबारता है जो हमारा बहुलक वर्ग है वहां आपको उस बारंबारता को F1 लेना है, बाकी उससे पहले वाली F0 है और बाद वाली F2 है। सिंपली ये तीन ही चीजें हमारे पास थी, तो इन मानों को भी हम यहां लिख देते हैं। तो देखिए F1 का मान हमारे पास कितना है 42 है, ये लीजिए। उसके बाद F0 का मान हमारे पास कितना है, F0 है हमारे पास 28, हमने यहां ये भी लिख दिया। और F2 का मान कितना है 20, तो हमने F2 का मान भी लिख दिया। जब ये सारे मान हमें मिल गए तो फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। देखिए Z बराबर अब हमें मिल रहा है L की वैल्यू कितनी है 20, मैंने लिख दी, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 42, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 28 अपॉन 2F1। देखिए F1 का 2 गुना, तो F1 42 है तो 42 का 2 गुना 2 से गुना करके लिख दीजिए, या फिर आप चाहें तो 2 गुना 42 लिख के फिर सॉल्व कीजिए, और चाहे तो आप यहां सीधा 42 को 2 से गुना करके लिख दीजिए, 42 दूनी 84, ये मेरा हो गया 2F1 का मान। माइनस F0 का मान कितना है 28 और F2 का मान कितना है 20, ये लीजिए दोनों माइनस थे, मैंने दोनों माइनस लगा के लिख दिया, और ये मैंने ब्रैकेट में डाला और ये इंटू एच, और एच की वैल्यू कितनी है 10। यानी 10 से गुणा करने से पहले मुझे ये देखना होगा कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन में बोर्डमास रूल लगता है और सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो लीजिए ये Z बराबर 20 प्लस 42 में से 28 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, लिख दीजिए 14 बटा। अब यहां देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को जोड़िए, 20 से 20 40 48, और 84 में से 48 को माइनस कीजिए, 84 ये रहा 84 आपका, और ये रहा 48, माइनस कर लीजिए। 14 में से 8 गया तो 6 बचा, और यहाँ कितना बच रहा है यहाँ 7, 7 में से 4 गया तो 3, यानी यहाँ आपको मिल रहा है 36, और गुणा में कितना है 10। अब आपको इसे सॉल्व करना है।
इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, अगर कट रहा हो तो काट दीजिए। आप यहां देख रहे हैं कि ये केवल 2 से कट रहा है, 2 सत्ते 14 और 18 दूनी 36। तो अब इसे आप मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपली, और कुछ नहीं करना है। तो 7 ढाई 70। आप चाहें तो इसे और 2 से कर सकते थे, लेकिन ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो कट कर सकते हैं, 2 पंजे 10 और 2 नाम 18, और यहां आ जाएगा 7 पंजे 35 और यहां आ गया 9। अब आप 35 में 9 का भाग दीजिए और जो आए उसे यहां लिख दीजिए। आप इसे भिन्न की तरह से सॉल्व करके थोड़ा कठिन महसूस करेंगे, अगर आप इसको ऐसे पहले सॉल्व करके फिर इसमें ऐड करेंगे तो इजी रहेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी आप कर कैसे भी सकते हैं। तो 9 का जब आप इसमें भाग देंगे तो 9 तिया 27, 9 चौक 36 तो ज्यादा हो जाता है, इसलिए 27, फिर आपके पास बच गया 8, 80। अब 9 का भाग 80 में दूंगा तो 9 अट्ठे 72, फिर 80, फिर 9 अट्ठे 72, यानी 3.888 मुझे मिलने वाला है यहाँ पर। तो z इज इक्वल टू 20 में मैंने 3 जोड़ा तो 23.89 मुझे z का मान मिल गया। 8 9 क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं तीसरा अंक अगर 5 या 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले को 1 बढ़ा दिया जाता है। तो आपने देखा कि आपने z यानी कि बहुलक भी बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया है। तो आज हमने इस एक ही सवाल से ये तीनों चीजें माध्यक और बहुलक निकालना सीखा। आपको कैसा समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अपने 6 मार्क्स पक्के कर सके। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखते हैं कुछ और नया।